हेलो बच्चों, आप सबका मैं अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड राज्य के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय से पाठ 15 प्राकृतिक परिघटनाएं नेचुरल फिनोमिना के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक परिघटनाएं क्या होती है, इनके उदाहरण क्या हैं? तो बच्चों इसके उत्तर होंगे प्रकृति में अचानक घटने वाली घटनाएं प्राकृतिक परिघटनाएं कहलाती है। इनमें संबंधित क्षेत्र में व्यापक रूप से जान माल की हानि होती है और मानव जीवन के साथ साथ पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इसके उदाहरण है बच्चों भूकंप, तरित, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, चक्रवात, ज्वालामुखी का फटना, सुनामी आदि। तो बच्चों इस पाठ में हम लोग तरित और भूकंप के बारे में विस्तार से जानेंगे। तरित कैसे उत्पन्न होती है? आकाश में स्थित बादलों के ऊपरी सिरे के निकट धन आवेश व निचले किनारे पर ऋण आवेश पाया जाता है। पृथ्वी के तल के निकट भी धन आवेश संचित होता है। आवेशों की मात्रा अधिक होने पर वायु जो विद्युत की हीन चालक होती है, आवेशों के प्रवाह को रोक नहीं पाती। धन आवेश में ऋण आवेश मिलते हैं तो प्रकाश की चमकीली धारियां उत्पन्न होती है, इसे ही तरित कहते हैं। विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियां देखी होगी। यह परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलते डुलते रहते हैं। आपने सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलते देखी होंगी। तरित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी ही है। आगे प्रश्न है बच्चों, तरित तथा मेघ गर्जन एक साथ उत्पन्न होते हैं परंतु फिर भी हमें चमक यानी कि तरित पहले दिखाई देती है, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर है बच्चों तरित तथा मेघ गर्जन एक साथ उत्पन्न होते हैं परंतु फिर भी चमक हमें पहले दिखाई देती है और गर्जन बाद में सुनाई देती है। इसका कारण यह है कि प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से बहुत अधिक होता है। प्रकाश का वेग लगभग 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है तथा ध्वनि का वेग लगभग 340 मीटर प्रति सेकेंड होती है। आगे प्रश्न है बच्चों, विद्युत विसर्जन क्या है? तो विद्युत विसर्जन या तरित की परिघटना वायु में विसर्जन के कारण होती है। गर्जन से पहले बादलों में अत्यधिक मात्रा में आवेश एकत्र हो जाते हैं। प्रकाश में विजातीय आवेशित बादलों के परस्पर निकट आने पर इनके मध्य वायु में आवेश तीव्र वेग से गति करते हैं। इससे वायु में तरित की तीव्र चिंगारी गति करती दिखाई देती है। इसे विद्युत विसर्जन अथवा तरित कहते हैं। विद्युत विसर्जन के 2 उदाहरण दीजिए जिनका उपयोग हम ईंधन को जलाने में करते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर होगा स्कूटर तथा कार में स्पार्क प्लग द्वारा और रसोई गैस में जलाने के लिए विद्युत लाइटर द्वारा। आगे प्रश्न है बच्चों, तरित से क्या क्या हानियां हो सकती है? तो बच्चों तरित पेड़ों को नष्ट कर सकती है जिससे जंगल तक जल जाते हैं। भवनों पर गिरने से उसमें आग लग सकती है। मनुष्य पर तरित गिरने से उसे गहरी चोट लग सकती है और कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है तथा तरित जीव जंतुओं को भी मार सकती है। आवेशित वस्तु से आप क्या समझते हैं? आवेशित वस्तुओं के गुण क्या क्या हैं? तो बच्चों इसका उत्तर होगा वह वस्तु जो रगड़ के पश्चात अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण प्राप्त कर लेती है, आवेशित वस्तु कहलाती है। आवेशित वस्तुओं के गुण निम्नलिखित है। प्रत्येक आवेशित वस्तु बिना आवेश वाली वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है और समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। सूखे बालों में रगड़ा हुआ प्लास्टिक का पेन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ऐसा क्यों? तो बच्चों सूखे बालों में जकड़े हुए प्लास्टिक में घर्षण स्थिर विद्युत उत्पन्न हो जाती है जिससे प्लास्टिक का पेन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आगे प्रश्न है बच्चों, एक कांच की छड़ को हाथ में लेकर आवेशित कर लिया जाता है परंतु तांबे की छड़ को नहीं, कारण बताओ। तो बच्चों इसका उत्तर होगा कांच की छड़ कुचालक है जबकि तांबे की छड़ सुचालक।
किसी भी धातु की छड़ को आवेशित नहीं किया जा सकता है। चूंकि तांबा एक धातु है, इसलिए तांबे की छड़ को घर्षण द्वारा आवेशित करने से सारा आवेश हाथ के द्वारा शरीर में से होते हुए पृथ्वी पर चला जाता है। इस प्रकार तांबे की छड़ को हाथ में लेकर आवेशित नहीं किया जा सकता है। साथ ही कांच के छड़ कुचालक होने के कारण इसका आवेश पृथ्वी में नहीं जाता और इसे हाथ में लेकर आवेशित किया जा सकता है। आगे प्रश्न है बच्चों, पॉलीथीन की थैली में रखे सरसों या राई के कुछ दानों को कुछ देर रगड़ने के पश्चात जब एक प्लेट में डाला जाता है तो वे एक दूसरे से दूर भागते हैं। व्याख्या कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, पॉलीथीन की थैली में रखे सरसों या राई के कुछ दानों को जब कुछ देर तक रगड़ा जाता है तो उन पर सजातीय यानी कि समान आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी कारण रगड़ने के पश्चात प्लेट में डाले गए दाने एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दूर भागते हैं। अब प्रश्न है बच्चों, कांच की एक छड़ को सिल्क के टुकड़े से रगड़ा गया और इसके पश्चात इसे सूती धागे से लटकाए गए धातु की किसी पिन के संपर्क में लाया गया। क्या पिन आवेशित होगा? यदि हाँ तो इस पर आवेश की प्रकृति क्या होगी? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, कांच की छड़ को सिल्क के टुकड़े से रगड़ने पर उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है। अब यदि इस धन आवेशित छड़ को सूती धागे से लटकाए गए धातु की किसी पिन के संपर्क में लाया जाता है तो यह आवेश पिन में स्थानांतरित हो जाता है, अतः चालन द्वारा पिन धन आवेशित हो जाता है। घर्षण विधि द्वारा लोहे की किसी छड़ को आवेशित करना क्यों कठिन होता है? तो बच्चों घर्षण विधि द्वारा लोहे की किसी छड़ को आवेशित करना कठिन होता है क्योंकि लोहा एक सुचालक है। घर्षण द्वारा जो आवेश लोहे की छड़ पर पैदा होता है वह हमारे शरीर से होता हुआ पृथ्वी में चला जाता है। आगे प्रश्न बच्चों, प्लास्टिक से बने कंघे से सूखे बालों में कंघी करने पर इसके द्वारा उपार्जित आवेश की प्रकृति को आप कैसे ज्ञात करेंगे? व्याख्या कीजिए। क्या इस प्रक्रिया में बाल भी आवेशित होते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर होगा, आवेशित कंघे को धनावेशित विद्युतदर्शी के प्याले से स्पर्श कीजिए। स्पर्श करने पर यदि विद्युतदर्शी की पन्नियों का फैलाव अधिक हो जाता है तो कंघे पर धनावेश है, यदि पन्नियों का फैलाव कम हो जाता है तो ऋण आवेश होगा। हाँ, इस प्रक्रम में बाल भी आवेशित हो जाते हैं। रगड़ने के पश्चात कंघे को बालों के समीप लाने पर बाल कंघे की ओर खड़े हो जाते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि बाल आवेशित होते हैं। विद्युतदर्शी का उपयोग क्या है? विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने में इसका काम आता है, आवेश का प्रकार पता लगाने में इसका प्रयोग होता है तथा आवेशों की तुलना करने में इसका प्रयोग होता है। आगे प्रश्न है बच्चों, किसी आवेशित विद्युतदर्शी के निकट एक आवेशित वस्तु लाने पर इसके पन्नों के बीच अपसरण क्यों घट जाता है? तो बच्चों किसी आवेशित विद्युतदर्शी के निकट एक अनावेशित वस्तु लाने पर विद्युतदर्शी का कुछ आवेश प्रेरण द्वारा अनावेशित वस्तु पर स्थानांतरित हो जाने के कारण विद्युतदर्शी के पन्नों के बीच अपसरण घट जाता है। आगे प्रश्न है बच्चों, त्वरित झंझा के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? लिखें। इस समय आप मकान या किसी आश्रय स्थल में है तो वहीं रहें। इस दौरान बस या कार में है तो इन्हीं के अंदर रहें। इस समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दौरान कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज आदि विद्युत उपकरणों के प्लगों का सॉकेट बाहर निकाल दें। वृक्षों से दूर खुले स्थान पर जाना सुरक्षित है। त्वरित झंझा के समय क्या नहीं करना चाहिए? त्वरित के समय छाता लेकर ना चलें। उस समय टेलीफोन व विद्युत की तारों और धातुओं की पाइपों को ना छुएं। उस समय बहते जल में स्नान ना करें। त्वरित के समय हमारी सबसे सुरक्षित स्थिति क्या होती है? त्वरित के समय जमीन पर ना लेटें बल्कि जमीन पर सिमट कर बैठ जाएं। अपने हाथों को घुटनों तथा सिर के बीच रखें। यह स्थिति त्वरित की आघात के लिए लघुत्तम होती है। आगे प्रश्न है, ऊंची संरचनाओं को त्वरित आघात की क्षति से त्वरित चालक किस प्रकार सुरक्षित रखता है?
जब त्वरित आघात होता है तो त्वरित चालक से होकर समस्त आवेश पृथ्वी में चला जाता है। इसका कारण यह है कि धातु का चालक विद्युत आवेश को सुगमता से अपने अंदर जाने देता है, क्योंकि जिस ऊंची संरचना, बहुमंजिला इमारत, फैक्ट्री या बिजली घर की चिमनी, रेडियो और टेलीविजन टावर, कुतुब मीनार आदि पर त्वरित चालक लगाया गया है, उसमें से होकर बादल का कोई भी आवेश पृथ्वी तक नहीं जाता, इसलिए उस संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। त्वरित से 100% सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि चालक तथा पृथ्वी के बीच भू संपर्क बहुत ही अच्छा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो त्वरित चालक तथा संरचना दोनों को ही त्वरित से नुकसान पहुंच सकता है। ऐसी परिघटना का नाम लिखें जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता आज तक विकसित नहीं हो पाई है तथा इस पर घटना का कारण भी बताएं। यह परिघटना भूकंप है। भूकंप का कारण क्या है? पृथ्वी 7 लंबी प्लेटों से बनी है। यह प्लेटें धीमी गति से लेकर तीव्र गति तक हिलती है। यह प्लेट इन सब में धीरे धीरे से एक दूसरे पर खिसकते हैं, तो इसके खिसकने को अनुभव नहीं किया जा सकता, परंतु जब ये प्लेटें एक दूसरे पर तेज गति से खिसकती है तो इनके परिणाम स्वरूप इमारतें हिलती है, भूमि में विशाल दरारें पड़ती है, वह समुद्र में तरंगे उठती है। इसे ही भूचाल या भूकंप कहते हैं। आगे प्रश्न है बच्चों, भूकंप से संबंधित 4 प्रमुख बिंदु लिखें। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, भूकंप तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। भूकंप की शक्ति का मापन रिक्टर स्केल पर किया जाता है। इसकी सीमा 0 से लेकर 9 के बीच है। यह वह बिंदु जहां वह उत्पन्न होता है उसे हाइपोसेंटर या फॉक्स कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो हाइपोसेंटर के ऊपर होता है उसे इपीसेंटर कहते हैं। आगे प्रश्न है बच्चों, भूकंप लेखी उपकरण क्या होता है, यह कैसे कार्य करता है? तो बच्चों, भूकंप लेखी नामक उपकरण भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करने के काम आता है। इसमें एक लोलक होता है जो भूस्पंद आने पर दोलन करने लगता है और उनसे जुड़ा एक पेन कागज की पट्टी पर भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करता है। तैयार ग्राफ से भूकंप की क्षति पहुंचा सकने की क्षमता का अनुमान भी लगाया जा सकता है। आगे प्रश्न है बच्चों, भूकंप से बचने के उपाय लिखें। भूकंप से बचने के उपाय हैं बच्चों, भूकंप संभावित क्षेत्रों में मकान अथवा इमारत लकड़ी के बनाए जाने चाहिए, ना कि भारी पदार्थ मिट्टी, पत्थर व ईंटों आदि से। अलमारियां इत्यादि दीवार जड़ित होनी चाहिए ताकि वे भूकंप के समय आसानी से ना गिरे। दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक यानी कि गीजर आदि को दीवारों पर सावधानी पूर्वक लटकाना चाहिए ताकि भूकंप के समय यह वस्तुएं ना गिरे। भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है, अतः इन भवनों में अग्निशमन के उपकरण स्थापित किए जाने चाहिए। भूकंप के समय यदि आप घर में हो या घर से बाहर हो तो क्या क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए? तो बच्चों, यदि आप घर में हो तो भूकंप के झटकों के समाप्त होने तक घर में ही रुकें। ऊंची व भारी वस्तुओं से दूर रहें। बिस्तर पर बैठे हैं तो वहीं पर बैठे बैठे सिर को तकिए से दबा कर रखें। यदि आप घर से बाहर हैं तो भवनों, वृक्ष तथा विद्युत लाइनों से दूर रहें। साथ ही बच्चों, खुले स्थान पर चले जाएं और भूमि पर लेट जाएं। भूकंप के समय यदि आप बस या कार में हैं तो बाहर ना निकलें। ड्राइवर को कहकर गाड़ी को धीरे धीरे कहीं खुले स्थान पर ले जाएं। भूस्पंदन को समाप्त होने तक वहीं गाड़ी के अंदर रुकें। बच्चों, यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बच्चों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।